पुष्पा एक बड़े से घर में काम किया करती थी। वहीं उसे एक छोटा सा का नाम छाया था तो छोटी का नाम छवि था। दोनों बहनों में बहुत प्यार था और दोनों ही अपनी माँ का हाथ पटाया करती थीं। उसी घर में मालकिन अंजलि का बेटा रोहन भी था, लेकिन अंजलि कभी भी छवि और छाया के साथ उसे खेलने नहीं देती थी। एक दिन, वहाँ खिड़की में खड़े होकर क्या देख रहे हो? आओ ना, हमारे साथ खेलो। नहीं खेल सकता। मेरी मम्मी कहती है कि तुम लोग गरीब हो और हमारे नौकर भी हो। ठीक है, तो फिर मत खेलो। जिस दिन मैं करोड़पति बन जाऊंगी उस दिन तुम मेरे साथ खेलना। पर तुम करोड़पति कैसे बन सकती हो? मेरी माँ कहती है कि गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। ये तो मुझे नहीं पता। क्या तुम करोड़पति हो? हाँ, मैं तो करोड़पति हूँ। तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, फिर मैं भी करोड़पति बन जाऊंगी। छवि की ये बात अंजलि सुन लेती है। तभी वो छड़ी उठाकर आती है और छवि को पीटने लगती है। पुष्पा, ओ पुष्पा, कहाँ मर गई? यही सिखाती है तो अपनी लड़कियों को। देखो तो, अभी 10-11 साल की हुई नहीं और मेरे बेटे से शादी करने की बात कर रही है। अरे मैडम जी, बच्चे हैं, आपस में ऐसी बातें कर लेते हैं, लेकिन आप इसे इतनी बुरी तरह मत मारो। अच्छा, तो तू सिखा रही है ये सब? निकल जा मेरे घर से। और अंजलि गुस्से में माँ बेटियों को घर से बाहर निकाल देती है। रोहन तब 12 साल का था। वो छवि को घर से जाते हुए देखकर बड़ा दुखी होता है, क्योंकि छवि हमेशा उससे बातें किया करती थी। और उधर पुष्पा फिर से फुटपाथ पर आ गई। उसने अपने लिए बहुत काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। एक दिन भूखी प्यासी वो अपनी दोनों बच्चियों के साथ सड़क पार कर रही थी कि तभी एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है। गाड़ी में बैठा हुआ आदमी गाड़ी से तुरंत उतर कर आता है और पुष्पा और उसकी बेटियों को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाता है। पुष्पा की मरहम पट्टी करने के बाद, देखो, इसमें न मेरी गलती है न तुम्हारी गलती। शायद तुम्हें जल्दी थी सड़क पार करने की और मुझे घर जाने की। ना तुम सड़क पार कर पाई और ना मैं घर जल्दी जा पाया। इसलिए हमें सड़क पर चलते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। माफ करना साहब, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आपने मेरी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे लेकिन तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? मुझे बताओ, मैं तुम्हें अब अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही थी, बस सड़क पार करके दूसरी तरफ जा रही थी। वहाँ पर छोले भटूरे वाला खड़ा हुआ था। मेरी बेटियों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं तो बस उनके लिए खाना लेने जा रही थी। ओह! ये सुनकर उस आदमी को बड़ा दुख होता है। फिर पुष्पा उसे सारी बात बता देती है। वो आदमी रविंद्र, पुष्पा और उसकी दोनों बेटियों को घर ले आता है। सुनो संध्या, इनका नाम पुष्पा है और ये बहुत बुरी हालत में है। मैं इन्हें घर ले आया हूं। ये यहाँ पर काम कर लेंगी और इसकी दोनों बेटियां पढ़ लिख लेंगी। अंकल, पढ़ने लिखने से आदमी करोड़पति बन जाता है? तेरे इस करोड़पति बनने के चक्कर में माँ को पहले नौकरी छोड़नी पड़ी। ये तू क्या सवाल कर रही है? बिल्कुल, अगर मेहनत करोगी तो जरूर करोड़पति बन जाओगी। छवि की बात सुनकर संध्या भी हंस पड़ती है और वो छवि से कहती है, तुम तो इतनी सुंदर हो, अगर पढ़ाई लिखाई भी कर लोगी तो जरूर कोई करोड़पति लड़का तुमसे शादी कर लेगा और तुम भी करोड़पति बन जाओगी। छवि के मन में अंजलि की बात लगी हुई थी। उसने मन ही मन उसी समय सोच लिया कि वो पढ़ाई लिखाई करेगी और बड़े होकर रोहन से ही शादी करेगी। पुष्पा वहां रहकर काम करने लगी और उसकी दोनों बेटियां सरकारी स्कूल में। छाया, ओ छाया, बेटा जल्दी से तैयार हो जा, थोड़ी देर में लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं। इतनी जल्दी माँ? अरे हाँ, पड़ोस में जो नौकरानी काम करती है ना, उन्हीं की कोई रिश्तेदार है। मैंने 1-2 बार लड़के को देखा भी है
बड़ा ही अच्छा लड़का है। बाकी बातें बाद में कर लेंगे। बेटा पहले तैयार तो हो जा। थोड़ी देर में छाया तैयार हो जाती है। लड़की वाले आते हैं और छाया को पसंद कर लेते हैं। इस तरह छाया की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हो जाती है। जब छाया ससुराल से आती है, छवि, हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है। उसे देखकर मुझे लगता है कि उससे तेरी शादी की बात चलाऊं। हरगिज नहीं। तुम क्या चाहती हो दीदी, कि मैं शादी एक मध्यम वर्ग के परिवार में कर लूं? मैंने अपने लिए लड़का बचपन में ही ढूंढ लिया था और शादी भी मैं उसी से ही करूंगी। क्या कहा तूने? बचपन में ही लड़का ढूंढ लिया था? कौन है वो? रोहन, याद है ना तुम्हें दीदी? रोहन वो है जो श्रीमती अंजलि का बेटा था। मैं रोहन से शादी करके करोड़पति बनना चाहती हूँ। आज तक उसकी माँ का वो थप्पड़ मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ, जो उसने मुझे उस दिन मारा था जब मैं उन बातों से बिल्कुल अनजान थी। पर वो बात मेरे दिमाग से कभी नहीं निकली और अब मैं बड़ी हो गई हूँ और समझ में आ गया है कि मैं रोहन से शादी करके करोड़पति बनूंगी। तू सिर्फ करोड़पति बनने के लिए ऐसे लड़के से शादी करेगी जिसकी माँ तुझे बिल्कुल नहीं पसंद करती? हाँ माय डियर सिस्टर, मैं उसकी माँ को यही दिखाना चाहती हूँ कि किसी की भी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो तुम्हें क्या लगता है, रोहन अभी तक ऐसे ही बैठा होगा? मुझे तो लगता है उसकी शादी हो गई होगी। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं माय डियर सिस्टर। ये देखो। छवि अपना फोन छाया को दिखाती है और छाया हैरान रह जाती है कि वो फोटो में रोहन के साथ खड़ी हुई है। छवि उसे बताती है कि कुछ दिन पहले ही रोहन और उसकी बात शुरू हुई थी और अभी रोहन को नहीं पता कि मैं वही बचपन वाली छवि हूँ। वो तो बस मुझे प्यार करता है और कह रहा था कि मुझसे ही शादी भी करेगा। तभी पुष्पा वहां आती है। छवि की बात सुनकर वो कहती है, कौन शादी करेगा? जरा मुझे भी तो बता कि तूने अपने लिए कोई लड़का पसंद कर लिया है। अरे माँ, हम दोनों तो बस मजाक कर रही थी। देखो बेटा, मजाक है तो कोई बात नहीं, लेकिन शादी अपने बराबर वालों के घर में की जाती है। तुम सही कह रही हो माँ, लेकिन कभी कभी शादी करोड़पति घर में भी कर लेनी चाहिए। फिर छवि बातों को गोल गोल घुमा देती है। अगले दिन छवि रोहन से मिलने के लिए एक पार्क में जाती है। कितनी देर लगा दी छवि? मैं कब से धूप में खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अभी तो मोहब्बत में इम्तिहान बाकी है जनाब। अच्छा, आगे आगे देखिए, होता है क्या। कुछ नहीं होगा छवि की बच्ची। किसी दिन मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगा। ऐसे मत कहो रोहन। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? मेरे घर कब आ रहे हो रिश्ता लेकर? मोहतरमा, आप सिर्फ हुक्म दीजिए, हम शाम को ही रिश्ता लेकर आ जाएंगे। देखो रोहन, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरी माँ घरों में काम करती है और मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। क्या तुम्हारी माँ मुझे स्वीकार करेगी? हाँ देखो छवि, थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी माँ को मना लूंगा। आखिर मैं उनका इकलौता बेटा जो हूं, और अगर वो लोग नहीं माने तो मैं घर छोड़ दूंगा, लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। क्या कहा तुमने? घर छोड़ दोगे? फिर तो तुम गरीब हो जाओगे रोहन। नहीं, गरीब तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस करता हूं, तो मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। पर मुझे तो तुम्हारे साथ अपनी ससुराल में रहना है। क्या बात है मैडम, आज बड़ा इम्तिहान लिया जा रहा है मेरा। बताओ ना रोहन, मना पाओगे अपनी मम्मी को? अरे हाँ भाई, मना लूंगा। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन एक बार तुम्हें एक लड़की ने कहा था कि अगर वो करोड़पति नहीं बन पाई तो वो तुमसे शादी करके करोड़पति बन जाएगी। और रोहन याद करने लगता है। तभी उसे छवि के बचपन का वो दिन याद आता है जब अंजलि ने छवि को बहुत बुरी तरह मारा था। हाँ, लेकिन तुम ये बात कैसे जानती हो? क्या बात है, तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना रोहन? मैं छवि हूँ और उस दिन तुम्हारी माँ की मारी गई छड़ी की मार मैं
आज तक नहीं भूली। मैं वहां से जब निकली तो मैंने कसम खा ली थी कि बड़े होकर शादी तो तुमसे ही करूंगी और करोड़पति बन जाऊंगी। ओह माय गॉड छवि, ये तुम हो? सचमुच तुम्हारे चले जाने के बाद मैं बहुत उदास रहता था। फिर मम्मी पापा ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन आज भी जब मैं उस खिड़की के पास जाता हूँ ना, तो मुझे वो मंजर याद आ जाता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रोहन, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती थी। अब बताओ, तुम मुझे करोड़पति बनाओगे? देखो छवि, अगर तुम्हारा सपना करोड़पति बनने का ही है और वो भी मुझसे शादी करने के बाद, तो मोहतरमा तैयार हो जाइए। मैं अपनी माँ को किसी भी तरह मना लूंगा। आखिर मुझे मेरे बचपन का प्यार जो मिल गया है। ये सुनकर छवि बहुत खुश हो जाती है। घर आने पर वो पुष्पा को बताती है कि शाम को लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। अरे पागल लड़की, हथेली पर सरसों उगा रही है। कौन है, कैसा है, कुछ तो बता मुझे। माँ, तू उसे अच्छी तरह जानती है, बस तू नाराज मत होना। आज मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता तय हो जाए। मैं करोड़पति बन जाऊंगी और किसी को तुम्हारी इज्जत करनी पड़ेगी। क्या पहेलियां बुझा रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुष्पा तैयारी में लग जाती है। उधर रोहन अपने मम्मी पापा को कह देता है कि वो शादी करेगा तो छवि से करेगा, वरना घर छोड़कर चला जाएगा। पागल हो गया है क्या? तू हमारा इकलौता बेटा है, जिससे कहेगा तेरी शादी उसी से ही होगी। और शाम को सब लोग पुष्पा के घर जाते हैं। अंजलि पुष्पा को पहचान कर, रोहन, ये क्या तुमने इस लड़की को पसंद किया है? इसकी माँ हमारे घर में नौकरानी थी। यही लड़की है, इसका नाम छवि है। और माँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अब शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। अब आप लोग यहाँ पर रिश्ता तय करते हो तो ठीक है, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन शादी तो मैं छवि से। बेटे को पसंद करती है। अब तुम क्या चाहती हो? अरे अंजलि, बताओ मुझे। अंजलि धम से सोफे पर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोहन उसका इकलौता बेटा था और वो छवि से प्यार करता था। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये आप क्या कह रही हैं मैडम जी? हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे माफ कर दो पुष्पा, किस्मत को कोई नहीं टाल सकता। छवि के शब्द अभी भी मेरे कान में गूंज रहे हैं कि तुमसे शादी करके करोड़पति बन जाऊंगी। माफ करना आंटी जी, लेकिन मैं रोहन से प्यार करती हूँ और उसे कभी कोई दुख नहीं दूंगी। देखो भाई, हम अपने रोहन से भी बहुत प्यार करते हैं और उसका हर फैसला भी मानते हैं। अब ये भी मान रहे हैं, बस हमारे बच्चे खुश रहने चाहिए। सही कहा, बच्चे खुश रहने चाहिए। और जो जोड़ी भगवान ने बनाकर भेजी है, उसे हम कैसे तोड़ सकते हैं। और फिर छवि की शादी धूमधाम से रोहन के साथ हो जाती है। इस तरह एक गरीब माँ की छोटी बेटी करोड़पति बन जाती है। हवा सिंह पसीने से लथपथ सेठ के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए सेठ ने उसे पिछले 2 घंटे वहां बैठा कर रखा था और खुद सेठ अंदर एसी की हवा में आराम कर रहा था। आपने उस बेचारे हवा सिंह को कितनी देर से बाहर बैठा रखा है तपती लू में? कहीं ऐसा ना हो वो बीमार हो जाए। अरे थोड़ी देर गर्मी में बैठेगा तो दिमाग की सारी गर्मी निकल जाएगी। पैसा कोई पेड़ पर नहीं लग रहा कि मैं इन लोगों को ऐसे ही बांटता फिरूं। देखो जी, मैं कुछ नहीं जानती। उसे अभी के अभी या तो वहां से भेज दो या फिर उसे पैसे दे दो। क्यों गरीब की हाय ले रहे हो? तो भी कैसी बातें करती रहती है। तुझे पता है ना, जिसके पास पैसा होता है वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारी बात भी सही है, पैसा है तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मत भूलो इतना घमंड भी सही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन सारा पैसा ही खत्म हो जाए। ये सुनकर सेठ को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी को वहां से डांट कर भगा देता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो हवा सिंह को अंदर बुलाता है। हाँ भाई हवा सिंह, क्या जरूरत पड़ गई है? अभी 2 महीने पहले भी तो तू हाथ जोड़कर यहीं बैठा हुआ था। मालिक, मेरी बीवी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। बस आप थोड़ी सी मदद कर दो। कसम खाकर कहता हूँ, हड्डियां बेचकर भी मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। भाई तुम लोगों के यहाँ पर भी ना अजीब ही ड्रामा चलता रहता है। कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार।
जा मुंशी से जाकर 1000 रुपए ले ले। मालिक, 1000 रुपए में कुछ नहीं होगा, मैं तो यहाँ पर 5000 रुपए लेने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही सेठ की आंखें फैल जाती हैं। फिर वो कुछ सोच विचार करता है और उसे 5000 रुपए दे देता है। जब हवा सिंह वहां से जाने लगता है तब अरे अरे, तुम तो पैसे लिए और चलते बने। इधर आओ और मेरी पूरी बात सुनो। ये 5000 रुपए मैंने तुम्हें यूं ही नहीं दे दिए। अब तुम्हें मेरा यहाँ गुलाम बनकर रहना होगा जब तक कि तुम मेरे ये 5000 नहीं चुका देते। मरता क्या न करता। हवा सिंह 5000 रुपए के बदले खुद को सेठ के यहाँ गिरवी रख देता है और फिर वो अपनी पत्नी का इलाज कराता है। जब उसकी पत्नी घर आती है, सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? सेठ के यहाँ काम करने जा रहा हूँ। अब से मैं सेठ के यहाँ ही काम करूंगा और उनका उधार चुकाऊंगा। पिछली बार उधार लिया था तो देखा है कितने दिन तुम्हें मजदूरों की तरह अपने पास रखा। इस बारी तो 5000 रुपए है। हे भगवान, अब क्या होगा? पता नहीं, बस तू अपना ख्याल रखना और बच्चों का भी। मैं जानता हूँ तू अभी बहुत कमजोर है, लेकिन अब मैं क्या करूँ। मैंने सेठ से वादा किया था जिस दिन तुम घर आ जाओगी मैं काम पर आ जाऊंगा, और अगर नहीं गया तो फिर वो अपने नौकर को भेजकर मुझे जलील करके यहाँ से ले जाएगा। उसकी पत्नी चुपचाप बैठ जाती है। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी दोनों बच्चे भी वहां आ जाते हैं और बाबा, हमें भी स्कूल जाना है, हमें रास्ते में छोड़ते हुए चले जाना। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं। अपनी माँ का बहुत ध्यान रखना। मैं कुछ दिन काम के लिए जा रहा हूँ, और कोई बात हो तो सेठ के घर आकर मुझे बता देना। हवा सिंह वहां से चला जाता है। हवा सिंह जानता था कि जब तक उसके 5000 रुपए पूरे नहीं हो जाते तब तक सेठ उसे कहीं आने जाने नहीं देगा और उससे हाड़ तोड़ मेहनत करवाएगा। वो सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ आराम से झूले में लेटा हुआ था और एक नौकर उसको हवा कर रहा था। आओ भाई आओ हवा सिंह, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये पसीना बाद में पहुंचना हो, पहले यहाँ पर खड़े होकर मेरी हवा करो। हवा सिंह भागकर जाता है और उस आदमी के हाथ से पंखा लेकर सेठ को हवा करने लगता है। देखो तो सारे बगीचे के पौधे कैसे मुरझा से गए हैं, पानी भी नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, वो कोने में जो कुआं है उससे पानी निकालकर सारे पौधों में दे दो। हवा सिंह हवा करते हुए बगीचे की तरफ देखता है। सारे पौधे सच में ही मुरझाए हुए थे, लेकिन बगीचा भी बहुत बड़ा था और ऊपर से सूरज भी सर पर चमक रहा था। 1-1.5 घंटे तक वो सेठ को हवा करता है। उसके बाद सेठ खाना खाने अंदर चला जाता है और हवा सिंह कुएं से पानी निकालने लगता है। मैं जानता था सेठ ने जरूर मेरे लिए कुछ ऐसा ही काम रखा होगा। इतना बड़ा बगीचा है, एक एक पौधे को पानी देने में पूरा दिन निकल जाएगा। पर अब मैं क्या करूं, यही करना पड़ेगा। लेकिन जमीन इतनी सूखी थी जिसमें पानी का पता ही नहीं चल रहा था। दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक हवा सिंह आधे बगीचे में भी पानी नहीं दे पाया था कि तभी सेठ आता है। क्यों भाई हवा सिंह, बस इतना सा काम करने में तेरी हवा निकल गई? अभी तो तुझे कल खेतों में भी जाकर काम करना है। बस मालिक, आखिरी कोना बचा है। भूख लगी थी बहुत तेज, अगर कुछ खाने को मिल जाता। हाँ हाँ, जल्दी से काम खत्म करो, रात का खाना खा लेना, अभी कोई खाने का समय थोड़ी हुआ है। मालिक, थोड़ा बहुत कुछ भी दे दो खाने के लिए, पेट में भूख के मारे आते मरोड़ खा रही हैं। अरे मालकिन, आपने क्यों कष्ट किया? देखा मैंने तुम्हें, सुबह से लगे पड़े हो और कुछ खाया भी नहीं है। खा लो भैया, जब तक पेट में अन्न न जाए तब तक काम भी नहीं होता। हवा सिंह कुछ नहीं कहता, उसे बड़ी तेज भूख लगी थी। वो खाना लेकर वहीं बैठकर खाने लगता है। फिर अपना सारा काम खत्म करने के बाद वो सुस्ताने लगता है। रात भी हो चुकी थी। अगले दिन सुबह हवा सिंह सेठ के बेटे को स्कूल छोड़ने जाता है और वहां से सीधा खेतों में निकल जाता है। खेतों में पूरा दिन काम करने के बाद जब वो वापस आता है, उसके पैर थकान के मारे लड़खड़ा रहे थे। तभी सेठ का नौकर जाकर उसे बोलता है कि सेठ जी ने उसे बुलाया है। सेठ से बोलो अभी आ रहा हूं। क्यों मेरी नौकरी को छुड़वाने के पीछे लगे हो? सेठ ने बोला है कि साथ लेकर आओ। थका हरा हवा सिंह नौकर के साथ सेठ के पास जाता है। हवा सिंह, अभी एक ट्रक आएगा, तुम्हें गोदाम से सारा सामान निकालकर उसके अंदर लादना है। ठीक है मालिक, बस पहले खाना खा लूं, बहुत तेज भूख लगी है। आज तो सुबह से एक अन्न का दाना भी पेट में नहीं गया है। देखो भाई, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था, 5000 लिए तुमने। अब तुम देखो कि तुम्हें अपना पेट भरना है या यहाँ पर काम करना है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि काम पड़ा रहे और तुम खाने बैठ जाओ। हवा सिंह कुछ नहीं बोलता है, वो वहां से चला जाता है। तभी सेठ की पत्नी वहां आती है। खाने दो बेचारे को खाना, सच में सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुबह बेटे को छोड़ने चला गया था हमारे, और उसके बाद से अब घर आया है। पर सेठ अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता। हवा सिंह पूरे ट्रक में सामान लगा देता है और उसके बाद वो खाना खाने बैठता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो मन ही मन सोचता है कि ना उसकी पत्नी बीमार पड़ती और ना उसे 5,000 के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती। वो जानता था कि वो तो यहाँ मेहनत कर रहा है, लेकिन घर पर उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। हवा सिंह के घर पर। माँ, बाबा कहाँ गए हैं? 2 दिन हो गए, घर नहीं आए। हाँ मेरे बच्चों, अभी कुछ दिन बाबा घर नहीं आएंगे। तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करो, बाबा आएंगे तो खुश हो जाएंगे। पर हवा सिंह की पत्नी मन ही मन बड़ी बेचैन थी। उसे नहीं पता था कि हवा सिंह कब आएगा और तब तक घर कैसे चलेगा। हवा सिंह ने थोड़ा बहुत सामान घर में डाला हुआ था, पर वो कितने दिन चलेगा ये नहीं पता था। अगले दिन सुबह सेठ के बेटे की छुट्टी थी। वो छत पर पतंग उड़ा रहा था, तभी वो ऊपर से गिर जाता है। हवा सिंह ये देख लेता है और उसे तुरंत उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। नौकर सेठ को ये बात बताता है। अस्पताल में। देखो भाई हवा सिंह, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर तुम ये मत सोचना कि मैं अपने 5,000 भूल जाऊंगा। मेहनत तो तुम्हें वैसे ही करनी पड़ेगी। मालिक, मैंने तो बस छोटे मालिक को गिरते हुए देखा और इन्हें अस्पताल ले आया। मेरा और कोई मकसद नहीं था। हवा सिंह खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। पूरा पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हुए काम करना हवा सिंह को बहुत भारी पड़ जाता है। एक हफ्ते में उसकी हालत खराब हो जाती है और एक दिन वो खेतों में ही चक्कर खाकर गिर जाता है। इधर उधर के किसान हवा सिंह को गिरता हुआ देखते हैं तो उसे ले जाकर सेठ के घर पर छोड़ देते हैं। ये बेचारा मर जाएगा, इसे किसी डॉक्टर को दिखा दो। देखो, किसी की हत्या का पाप अपने सर पर मत लो। सेठ को भी लगता है कि हवा सिंह की हालत ज्यादा खराब है। वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है और उसके घर में भी बता देता है। उसकी पत्नी हॉस्पिटल में हवा सिंह को देखती है। हे भगवान, 5,000 रुपए के लिए उन लोगों ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। मेरी बद्दुआ है उस सेठ का सब कुछ खत्म हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। मैंने पैसे लिए थे तो चुकाने भी थे। क्या 5,000 के लिए अपनी जान दे दोगे? एक गरीब की हाय लगेगी उसे। तभी सेठ की पत्नी भी अस्पताल में हवा सिंह का पता लेने के लिए आई थी। उन दोनों की बातें सुन लेती है। तभी उसका फोन बजता है और पता चलता है कि उनके घर में आग लग गई, सब कुछ खत्म हो गया है। वो वहां से भागी भागी घर जाती है और अपना सारा घर जलते हुए देखती है। कहा था ना मैंने, गरीब की बद्दुआ मत लो। देखो हो गया ना कितना बड़ा नुकसान। तुमने तो इतना भी नहीं सोचा कि उसने हमारे बेटे की जान बचाई थी। अभी मैं उसका पता लेने के लिए अस्पताल गई थी, तब सुना था मैंने उसकी पत्नी की बद्दुआ लग गई है हमें। ये तुम क्या कह रही हो? लगता है तुम सच कह रही हो। मैंने उसे बहुत दुखी किया 5,000 रुपए के लिए। तब सेठ अस्पताल में आता है और हवा सिंह से माफी मांगता है। मालिक, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये तो गरीब की मजबूरी थी जो मुझे 5,000 लेने पड़े। मैंने वो 5,000 माफ किए, बस तुम मुझे माफ कर दो। हवा सिंह सेठ को माफ कर देता है। साल का सारा खर्चा खुद उठाता है और उसके कई दिन बाद जब सेठ अपने घर का मलबा हटवा रहा था तो उसे वहां जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिलता है। सेठ समझ जाता है कि ये सब कुछ मैंने हवा सिंह के साथ अच्छा किया, उसी का ही फल है। तब वो हवा सिंह को अपने पास बुलाता है और उसमें से कुछ कीमती खजाना वो हवा सिंह को दे देता है, जिससे हवा सिंह अपना एक छोटा सा काम शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी बहुत तरक्की होती है, जिससे उसका परिवार खुशी खुशी रहता है।